हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ, जिनमें से एक मऊ के हॉन्टेड हॉस्पिटल की स्टोरी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी कहानियाँ पसंद आएगी। अगर कहानियाँ पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। हमारी पहली कहानी हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर सागर जी ने। सागर जी बताते हैं, हाय, मेरा नाम सागर है। मैं अपने छोटे मामा की शादी में गांव गया हुआ था। शादी के एक दिन पहले ये मामला हुआ। जितने भी छोटे बच्चे यानी हम लोग, मामी के 2 बेटे, मासी का एक लड़का, 2 लड़की और हमारे साथ 1-2 जन और थे और हमारे नानू, हम लोग 10 बजे खाना खा के सोने चले गए। फिर मजाक मस्ती करने के बाद अचानक आवाज़ आई कि बाथरूम का नल खुल गया है। तब ध्यान नहीं दिया। फिर बाहर से किसी लड़की के फुसफुस करने की आवाज़ आई। हम लोगों ने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर नानू ने बोला, बहुत रात हो गई है, अब सभी सो जाओ, और हम सभी सो गए। आधी रात में टेबल से ग्लास गिर के टूट जाता है और सब जाग जाते हैं। फिर बाहर से सेम आवाज़ फिर से आती है और कोई घुंघरू पहन के नाच रहा हो ऐसी आवाज़ आती है। लेकिन चेक करने गए तो वहाँ कोई नज़र नहीं आया। और तब फिर पानी का नल फिर से खुले होने की आवाज़ आई। जब चेक करने के लिए गए तो हमारे नानू ने देखा कि बाथरूम में एक काला साया, जो कि औरत का है, वो दिख रहा था वहाँ पे। उसके बाद नानू बोले, इधर कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से जितने जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। और हम वहाँ से भागते हुए हमारी नानी के घर चले आए। जब सुबह हुई तो हमने आसपास में लोगों से पूछताछ किया तो पता चला कि एक लड़की उसके हस्बैंड के डाइवोर्स के बाद डिप्रेशन में चली गई और उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन अभी भी उस लड़की की आत्मा उस घर में घूम रही है। तो आइए जानते हैं क्या राज है मऊ के उस भूतिया हॉस्पिटल का। भूत प्रेत की कहानी बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। ये कहानी अक्सर हमारे बड़े बूढ़े हमें सुनाते आ रहे हैं, पर मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि ये किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम ढलने पर बच्चों को अस्पताल वाले भूत को लेकर डराया जाता है। लोग ये भी कहते हैं कि आज भी वहाँ डरावनी आवाज़ें आती हैं। किसी की आज तक वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई कि वो अस्पताल में जाकर देखे कि कराहने की और रोने की खौफनाक आवाज़ें कहाँ से आती हैं। मऊ जिले के परहदा ब्लॉक के रेनी गांव में बना सरकारी अस्पताल खंडहर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियों और खंडहरों के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग यहाँ से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के होने के बाद भी वो रास्ता इतना साफ दिखाई देता है कि वो रास्ता किसी ने साफ किया हो। लेकिन वहाँ के लोग बताते हैं कि वहाँ सफाई नहीं होती। गांव वालों की माने तो अगर दिन के 12 बजे कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि उस अस्पताल में काफ़ी भीड़ है और लोगों के रोने की आवाज़ें आती रहती हैं। यही नहीं, इसके खौफ का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पक्षी भी उसकी दीवार पर नहीं बैठते। सूरज डूबते ही लोग उस सुनसान रास्ते पर नहीं जाते हैं। अगर बहुत मजबूरी होती है तो वहाँ से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं किसी भूत का साया न साथ हो जाए। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ रात के वक्त उल्लुओं के रोने की आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें इतनी डरावनी होती हैं कि लोगों की रूह तक कांप जाती है। आज से 2 साल पहले की बात है। जयपुर के 2 लड़के उस अस्पताल की सच्चाई जानने के लिए उस गांव के लिए रवाना हुए। एक लड़का राहुल और उसका दोस्त सुरेश। दोनों को हॉरर स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था और अगर हॉरर स्टोरीज सच्ची घटनाओं पर होती है तो वो दोनों उस जगह पर जाकर उसकी सच्चाई का पता लगाते। राहुल ने मऊ की कहानी किसी पत्रिका में पढ़ी और राहुल को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई गांव हो सकता है जहां कोई ऐसा अस्पताल हो जो सुनसान पड़ा हो। इस बात का पता लगाने के लिए राहुल ने सुरेश को बोला, मऊ जाने की तैयारी कर ले,
हम कल ही वहाँ के लिए रवाना होंगे। उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले लिए। दूसरे दिन वो दोनों निकल पड़े। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की तो उनको लगा ये अंधविश्वास की बातें हैं। उन्होंने सुबह ही उस रास्ते का अवलोकन कर लिया और निकल पड़े उस अस्पताल की सच्चाई का पता लगाने। जब वो उस रास्ते पर पहुंचे तो दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। वो रास्ता एकदम सुनसान था। राहुल बोला, यार ये रास्ता कितना साफ है, जैसे यहाँ रोज़ सफाई होती हो। सुरेश बोला, हाँ यार, ये बात तो मैं भी कब से नोटिस कर रहा हूँ। सुरेश, यार क्या यहाँ के लोग सच बोल रहे हैं? राहुल, नहीं यार, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमने पहले भी तो ऐसी कई जगहों के बारे में पता लगाया है जहाँ बताया तो कुछ था लेकिन निकला कुछ नहीं। सुरेश, यार मुझे आज पहली बार अजीब लग रहा है। राहुल, तो डर मत यार, कुछ नहीं होगा। सुरेश और राहुल अपनी कार में बात करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक एक मरीज सा दिखाई देने वाला आदमी उस रास्ते पर जाता हुआ दिखाई दिया। राहुल, हेलो भैया, 1 मिनट रुकिए। वो आदमी ने राहुल की बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गया। राहुल ने कार की रफ्तार को तेज किया और उस आदमी को बोला, सुनिए सर, ये रास्ता उस अस्पताल की तरफ जाता है। वो आदमी, हाँ क्यों? राहुल, हमें वहाँ जाना है। वो आदमी, क्यों? तुम लोग आत्महत्या करने जा रहे हो? क्या तुम लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है? तुमको पता भी है उस अस्पताल की कहानी का? राहुल, हाँ थोड़ा बहुत तो पता है। वो आदमी बोला, सुनो, मैं तुमको वहाँ की कहानी बताता हूँ। कहानी सुनने के बाद तुमको लगे कि वहाँ जाना चाहिए तो तुम चले जाना। सुरेश, ठीक है भैया, आप हमारे साथ कार में बैठ जाइए। वो आदमी उन दोनों के साथ कार में बैठ गया। उस आदमी ने बताया कि गांव में वो अस्पताल गांव में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए बना था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं, मुर्दों का इलाज होगा। उसने कहा कि बात बहुत पुरानी है। जब गांव में रहने वाले 2 पट्टीदारों में बीच में लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई, पर इसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें इसी स्थान पर बैठे हुए दिखाई दिए। कहा जाता है कि वो किसी से कुछ बोलते नहीं, पर बचाव बचाव की आवाज़ें ज़रूर आती हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो वहाँ जाए। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर चला गया। आज तक पता नहीं लगा कि वो कहाँ गया। उसके बाद जिनकी मौत हुई वो फिर कभी गांव या उसके आसपास दिखाई नहीं दिए। जब यहाँ 1982 में यह अस्पताल बना तो कुछ दिनों बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ें आने लगी। कुछ दिन तक तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, लेकिन बाद में ये बढ़ने लगा। यहाँ तक कि डॉक्टर के चले जाने के बाद रात को अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। लोगों को लगा कि डॉक्टर के लापरवाही के कारण दरवाज़ा खुला रह जाता होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही लोगों को रात में रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उस समय डॉक्टर परेशान हो गए। इसके बाद जब से अस्पताल बना है तब से अस्पताल बंद ही पड़ा है। राहुल, अच्छा तो यही कहानी है उस अस्पताल की? ग्रामीण, हाँ यही कहानी नहीं, यही सच्चाई है। राहुल, ठीक है, हम कल सुबह इस अस्पताल के बारे में पता लगाने जाएंगे। ग्रामीण, क्या तुम लोगों को जान की परवाह नहीं है? राहुल, जान की परवाह तो है, लेकिन सच का पता लगाना भी हमारा फ़र्ज़ है। सुरेश, भैया क्या आप हमें आज रात रुकने की जगह बता सकते हैं, जिससे हम आज रुक जाएं और कल वहां जाकर इसकी सच्चाई का पता लगाएं कि आपकी बात कितनी सच है? ग्रामीण, ठीक है। वो ग्रामीण उनको लेकर अपने घर पर आ गया। वहां आकर उसने बोला कि आप दोनों आज रात मेरे घर रुक जाइए, कल सुबह आप दोनों को जहां जाना है वहां चले जाना। अगले दिन जब वो दोनों उठे और उस अस्पताल की तरफ निकल गए, दोपहर के करीब 11 बज रहे थे। वो दोनों गाड़ी से उस अस्पताल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी सुरेश को वो अस्पताल दिखाई दिया। वो अस्पताल पूरी तरह से साफ था, जैसे उसको किसी ने साफ किया हो। उसने राहुल की तरफ देखा और बोला, यार यह अस्पताल तो एकदम साफ है, ना तो कोई कचरा ना ही कोई गंदगी दिखाई दे रही है। उन दोनों ने कार रोकी और अस्पताल का मुआयना करने लगे। उन्होंने अपने आधुनिक उपकरण निकाले और अस्पताल के अंदर प्रवेश किया। जब वो एक कमरे में गए तो उनको वहाँ बेहद दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। उनको लग रहा था कि कोई नहीं चाहता कि वो इस अस्पताल का पता लगाए कि अस्पताल में आखिर चल क्या रहा है।
इसीलिए वो दोनों ने आपस में कुछ बात की और अपने आधुनिक उपकरण अलग अलग कमरों में लगाए और रात को आकर अस्पताल में छानबीन का फैसला किया। वे दोनों वहाँ से आकर गांव की एक दुकान पर बैठ गए और चाय पीने लगे। उन्होंने एक ग्रामीण से पूछा कि यहाँ कोई रेस्टोरेंट है, तो ग्रामीण ने बताया कि हाँ, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर एक रेस्टोरेंट है। वो दोनों वहाँ कार में बैठकर वहाँ के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने खाना खाया और थोड़ा आराम किया, फिर वापस निकल पड़े अस्पताल की दिशा में। रात के करीब 7 बज रहे थे। उनकी कार हवा को चीरती हुई उस सुनसान पड़े इलाके में जा रही थी। तभी राहुल को सामने से एक ग्रामीण आता हुआ दिखाई दिया। राहुल ने गाड़ी की रफ्तार कम की और फिर ब्रेक लगाए। राहुल ने खिड़की खोली और उस इंसान से पूछा, सुनो भैया, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो? उसने बिना पीछे देखे ही राहुल को बोला कि मैं अस्पताल जा रहा हूँ। आपको पता नहीं वो अस्पताल भूतिया है? उसने बोला, मैं नहीं मानता किसी भूत को, और तुम दोनों अब जाओ यहाँ से। राहुल बोला, हम आपको कार से छोड़ देंगे उस अस्पताल में। वो बोला, नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। राहुल बोला, जैसे आपकी मर्जी। ये बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से रवाना हो गया। सुरेश बोला, यार राहुल, तूने एक बात नोट करी? सुरेश बोला, क्या बात? सुरेश बोला कि उस आदमी ने बिना पीछे मुड़े ही बता दिया कि हम 2 लोग हैं गाड़ी में। राहुल बोला, हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। राहुल ने बोला, शायद उसने सुबह हम दोनों को गांव में देखा होगा, तभी उसको पता था हम 2 लोग हैं। सुरेश बोला, भगवान करे जो तू कह रहा है वही सत्य हो। राहुल बोला, तेरे को बहुत डर लग रहा है कल से? सुरेश बोला, नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। राहुल ने कहा, देख, हम पहुँच गए अस्पताल में। अस्पताल में बिल्कुल अंधेरा था। उन्होंने अपनी अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करी और अस्पताल में घुस गए। वे जैसे ही अस्पताल के आउटडोर से होते हुए दोनों ओपीडी सेक्शन की तरफ गए तो उनको ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे से निकलकर प्रसव रूम की तरफ गया है। सुरेश बोला, यार राहुल, तू ऐसे डरा मत यार, आज मुझे तो डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है आज बहुत गलत होने वाला है। राहुल बोला, कुछ नहीं होगा, तू डर मत। ये बोलकर वो दोनों आगे बढ़ गए और वो जनरल वार्ड से होते हुए दोनों एक इमरजेंसी रूम की तरफ गए तो सामने एक चेयर हिल रही थी। उन्हें अपने से 2 मीटर की दूरी में कुछ हलचल महसूस हुई। राहुल बोला, क्या कोई और भी है हमारे साथ? तो हमारे इस मीटर की लाइट जलाकर दिखाए। लेकिन मीटर पर कोई हलचल नहीं हुई। सुरेश ने थर्मल कैमरा निकाला और सामने की तरफ करा। राहुल बोला, अरे यार, ये कैमरा क्या काम आता है? सुरेश बोला, यार ये कैमरा गर्म व ठंडे स्थानों पर अदृश्य चीज़ों को दिखाता है। राहुल बोला, ठीक है, अब चल देखते हैं ये क्या दिखाता है। वो दोनों अभी इमरजेंसी रूम में घूम ही रहे थे कि उनको सामने से हलचल महसूस हुई और उनके K2 मीटर की भी लाइट बंद होने लगी। राहुल बोला, हमारे साथ कोई और भी इस कमरे में है, तो इसकी 5 लाइट जलाकर बताओ। राहुल ने देखा कि उसकी सारी लाइट्स जलने लगी। राहुल ने तुरंत ही डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर निकाला और उसको ऑन करके फिर राहुल ने बोला कि अगर आप यहाँ हैं और हमसे बात करना चाहते हैं तो आप बताइए। तभी उस रिकॉर्डर में हल्की हल्की आवाज़ रिकॉर्ड हुई और तभी राहुल बोला, सुरेश देखो 1 मिनट। राहुल के पीछे की तरफ देखा तो उसने देखा कि वहाँ पर सुरेश नहीं है। वो थोड़ा घबरा गया। उसने दोबारा पुकारा, सुरेश मजाक मत कर, तू कहाँ है? लेकिन अब भी सुरेश की आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी उसने देखा कि सामने पड़ी कुर्सी धीरे धीरे हिलने लगी और राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल बोला, कौन है यहाँ? सुरेश, तुम हो क्या यहाँ? ऐसा मजाक मत कर, ये मजाक का समय नहीं है। इस अस्पताल में नेगेटिव एनर्जी मिल रही है। लेकिन वो कुर्सी लगातार अपनी जगह से हिल रही थी। राहुल उस बात पर ध्यान न देकर अपने दोस्त को ढूंढने लगा। तभी उसको लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा था। राहुल ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। वो अब थोड़ा डर रहा था, कोई तो था उसके आसपास। तभी उसके पीछे से कराहने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ ऐसी थी मानो राहुल के बिल्कुल पास से आ रही हो। उसने घड़ी में समय देखा कि उस टाइम करीब 12 बज रहे थे। उसने फिर से सुरेश को पुकारा, सुरेश, सुरेश तुम कहाँ हो? तभी सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज़ आई। वो ऊपर की तरफ गया। उसने देखा कि वहाँ सुरेश बैठा हुआ है। राहुल, सुरेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुरेश, कौन सुरेश? मैं तो रामलाल हूँ।
तुम किस सुरेश की बात कर रहे हो? राहुल: अरे सुरेश यहाँ से निकल, ये अस्पताल वास्तव में भूतिया है। तभी राहुल ने देखा कि सुरेश की गर्दन पूरी तरह से पीछे मुड़ गई। अब राहुल की हालत ऐसी हो गई थी मानो उसके शरीर में खून ही ना हो। राहुल ने हिम्मत की और सुरेश को बोला, तुम कौन हो? सुरेश की कराहने की आवाज़ आई और वो बोला, राहुल, हमारा साथ यहाँ तक का ही था, अब मुझे यहाँ ही रहना होगा यार। राहुल बोला, सुरेश तू तो मेरे साथ चल, हम वापस जयपुर चले जाएंगे। तब सुरेश बोला, राहुल, मैं तो जब अंदर आया था उसके बाद जब तुझे K2 मीटर में किसी के होने का आभास हो रहा था तो पास वाले रूम में किसी के चलने की आहट सुनकर वहाँ चला गया था। तो वहाँ एक साया था और मैंने जैसे कैमरे में उसे कैप्चर करना चाहा तो देखा कि वो तो बिना सिर वाला इंसान था। तो यार मैं बहुत डर गया। डर के मारे मेरी चीख नहीं निकल पाई, लेकिन जान ज़रूर चली गई और मेरा शरीर वहीं मॉर्चरी में है। राहुल बोला, ये क्या मजाक है यार, तू मर गया है तो मुझसे कैसे बात कर रहा है? सुरेश बोला, ये मेरी आत्मा है। ये सुनते ही राहुल बाहर की तरफ भागा और जल्दीबाजी में सीढ़ियों से लुढ़क कर उसकी जान चली गई। सुरेश बोला, राहुल क्या हुआ यार, मैं तो मजाक कर रहा था यार, तू तो डर गया। लेकिन राहुल की आवाज़ नहीं निकली। सुरेश जल्दी से नीचे आया और देखा कि राहुल की मौत हो चुकी थी। सुरेश घबरा गया और वो बाहर की तरफ भागा और जैसे ही वो बाहर आया तो अस्पताल की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और एक कान को चीर देने वाली आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, छोड़ दो मुझे। सुरेश गाड़ी में बैठा और गांव की तरफ निकल पड़ा और वहाँ से शहर की तरफ निकल गया। एक दिन बाद जब वो जयपुर आ रहा था तो उसने एक दिन के लिए कोटा में एक होटल में रुका। वहाँ उसने अपनी डायरी में सच्ची कहानी लिखी। फिर अगली सुबह वो कोटा से जयपुर के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसकी कार के आगे के हिस्से की ज़ोर से टक्कर हुई और वो टूट गया। ये आज तक नहीं पता चल सका वो कौन सा फोर्स था जिसके टकराकर सुरेश की कार के आगे का हिस्सा बिल्कुल पिचक गया था। सुरेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी तीसरी कहानी, जिसका शीर्षक है उल्टे पैर। लाइट बंद कर दो, काफ़ी रात हो गई है, सो भी जाओ अब। जगराता करते रहोगे क्या सारी रात? 11 बजने को है, कमला ने तेज़ आवाज़ में कहा। ऑफिस का काम थोड़ा सा बचा हुआ है, बस 20 मिनट बाद सो जाऊंगा। तू सो जा आराम से, केतुकलाल ने सहजता से कहा। कमला ने उसे घूरा, फिर करवट बदलकर सो गई। अमावस्या की रात है आज, पूर्णिमा की रात। चांद आकाश में चमकता हुआ बेहद खूबसूरत नजर आता है, लेकिन अमावस्या को चांद के दर्शन नहीं होते। अमावस्या की अंधेरी काली रात में अनेक बुरी शक्तियाँ भी जागृत होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिकों के लिए ये रात खास होती है, जब वे अपनी सिद्धियों से विभिन्न शक्तियों को जागृत करते हैं और उनसे कार्य कराते हैं। इस वजह से अमावस्या की रात एक और जहाँ तांत्रिकों की रात मानी जाती है, तो वहीं दूसरी ओर इससे बचने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। खैर, पुराने से इमली के पेड़ के नीचे कुछ दूरी पर शमशान के पास एक तांत्रिक ज़मीन पर बैठा हुआ आंख बंद किए है। सहसा उसने आंखें खोली, उठ खड़ा हुआ, शमशान की ओर बढ़ गया। काला साया जैसा दिखता हुआ वो तांत्रिक दुबला पतला सा है, लेकिन काली शक्तियों का जानकार है और अपनी नकारात्मक ऊर्जा का प्रबल प्रदर्शन करने का सामर्थ्य रखता है। जहाँ पर मिट्टी में गड्ढा खोदकर लाश आज ही दफन कराई गई थी, वहाँ पर के ज़मीन के पास जाकर वो खड़ा हो गया। काली अंधेरी रात और डरावनी आवाज़ों से भरपूर वातावरण। एक झटके से उसने मुट्ठियाँ बंद की और मन में कुछ मंत्र बोला। आंखों की सफ़ेद पुतलियों को गोलाकार आकृति में नाचने के बाद उसने मुट्ठी खोली तो उसकी मुट्ठी राख या काले भस्म से भरी हुई नजर आई। रेवड़ी, जाग जा, जागने का वक्त आ गया है। चल अब तुझे मैं चुड़ैल बनाता हूँ, फिर राज करेंगे इस गांव में। तेरे लिए खास ताज़ा खून लाकर रखा हूँ, प्यास मिटा अपनी। चल उठ, बदला लेना है। उसने या तांत्रिक ने भस्म को 3 बार फूंक मारी। एक हाथ में पकड़े हुए प्याले के अंदर रखे हुए खून में उसने वो भस्म डाल दिया। जमीन के अंदर से हलचल होने लगी। तांत्रिक के काले होठों पर डरावनी मुस्कुराहट तैर गई। वो अब उस जमीन पर मिट्टी के ऊपर प्याले को ले गया। प्याले के खून को मिट्टी पर गिराने लगा। देखते ही देखते
एक डरावना हाथ उस जमीन की मिट्टी को दरकिनार करते हुए ऊपर की ओर उठ गया। तांत्रिक ने खून गिराना रोक दिया। शाबाश, जल्दी उठ और खड़ी हो जा रेवड़ी। आज अमावस्या की वो काली रात है जो मुझे शक्तिशाली बनाने वाली है। मेरी हाजिरी बजाएगी तो तुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तू मेरे नक्शे कदम पर चलेगी तो तू भी शक्तिशाली बन जाएगी। बाकी के प्रेतात्मा और भूत कंकाल भी आज जागृत अवस्था में हैं। एक तू ही शेष है निद्रा में सोई हुई। वो अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोला, मैं जाग रही हूँ तांत्रिक, तू मुझे और शक्ति दे और खून दे। बिना शक्ति के मैं यहाँ से हिल भी नहीं पाऊंगी। हाथ ऊपर की ओर उठा और झटके से नीचे मिट्टी में जा गिरा। तांत्रिक ने इस बार प्याले का खून उसके हाथ में पूरा उड़ेल दिया। भयानक अट्टहास करते हुए वो हाथ आसमान की ओर उठने लगा। केतकू लाल ने बत्ती गुल की और जाकर बिस्तर पर ढह गया। रात के 12 बजे तांत्रिक एक यज्ञ वेदी बनाकर बैठा हुआ मंत्र उच्चारण कर रहा है। यज्ञ वेदी में आग जल रही है और धुआं उठते पर आसपास में फैलते जा रहा है। शमशान के रास्ते पर बीच में तांत्रिक ये कार्य कर रहा है। धुआं चारों ओर फैल गया और फिर यकाएक कंकाल प्रकट हुए। तांत्रिक के पीछे वे कंकाल बैठते गए। दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाकर वे हाथ जोड़कर तांत्रिक के अनुसार मंत्रोच्चारण में संलग्न हो गए। थोड़ी देर के लिए आधे चांद का आभासी प्रतिबिंब वहां पर नजर आया। झूमती हुई रेवड़ी यज्ञ वेदी के विपरीत दिशा में खड़ी हुई है। काले हाथ, पैर, चेहरा बेहद डरावना, दांत बाहर की ओर निकले हुए हैं। रात भर भयंकर आवाज़ें चलती रहीं। 3 बजने को है ये जानकार तांत्रिक ने अपने माया से यज्ञ वेदी को गायब कर दिया। ये कंकाल मेरे सिपाही हैं रेवड़ी। तू जब मुसीबत में रहेगी तब मुझे याद करना। मैं तेरे पास अपने ये कंकाल रूपी सिपाही भेजूंगा। याद रहे कि तुझे किसी ऐसे व्यक्ति को अपना शिकार बनाना है जो मांसाहार अधिक करता हो। ऐसे मनुष्य का खून मुझे चाहिए। और सुन, इस गांव के किसी भी मनुष्य को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुझे चुड़ैल बनाया है। तांत्रिक ने मुठ्ठियाँ भींचते हुए कहा। उल्टे पैर वाली चुड़ैल ने ठहाका लगाया, फिर कहा, मैं खुद खून की प्यासी हो रही हूँ रे। तेरे लिए तेरे मुताबिक शिकार लाकर यहाँ खड़ा कर दूंगी। बाकी मैं अपने लिए कोई नरम मांस वाला मानुष खोज ही लूँगी। वो बोली और उल्टे दाएं पैर को अजीब तरह से हिलाने लगी। याद रहे कि जब तक तू 5 बार 5 प्रकार के लोगों का खून नहीं पी जाती है तब तक मेरी शक्तियाँ अधिक क्रियाशील नहीं होंगी। तो इंतज़ाम कर खून का, नहीं तो तड़पते रहेगी। चेतावनी भरी आवाज़ में तांत्रिक बोला। अगली सुबह, ओ कमला, मीट बनाकर रख, मैं ज़रा टहल कर आता हूँ। केतकू ने आंगन के दरवाजे के पास से तेज़ आवाज़ में कहा। कमला ने रसोई से ही आवाज़ दी। ठीक है, लेकिन कह देती हूँ कि अगली बार से मैं मांस का सब्जी नहीं बनाऊंगी। ऐसी गंध आती है इससे कि पूछो ही मत। हाँ, खुद बना लिया करो अगर इतना ही खाने का शौक़ है तो। ठीक है, अगली बार मैं बना लूँगा, ज़्यादा भाव मत खाओ, केतकू ने कुड़ते हुए कहा और चलता बना। अनमने भाव से कमला खाना बनाने लगी। केतकू काका, ज़रा यहाँ आओ। चबूतरे पर बैठे हुए एक अधेड़ उम्र के निर्मल बाबा ने आवाज़ लगाई। राम राम, आता हूँ बाबा, हाथ जोड़कर वो बोला। तभी एक महिला उससे टकरा गई। माफ़ कीजिएगा बाबूजी, तनिक ध्यान न दिए रास्ते पर, बेहद मधुर आवाज़ में वो महिला बोली। लाल साड़ी, घूंघट गले तक, हाथ में खनकती चूड़ियाँ नीले रंग की, होठ लाल और नरम मालूम हो रहे थे, पाँव पर पायल और अलता की लाली। वो माफ़ी तो हमें भी मांगनी चाहिए, हम भी ज़रा रास्ते को ठीक से देखे बिना ही चले जा रहे थे। बाबूजी, कहाँ हम तो हम उम्र जान पड़त हैं, ज़रा ध्यान से देखो, हकलाते हुए केतकू बोला। हाँ, बात तो सही कह रहे हो, महिला मुस्कुराते हुए बोली। केतकू कहा करो, कहाँ जा रही हो इतनी भोर में? हाथ मलते हुए केतकू बोल पड़ा। ठिकाना ढूंढ रही हूँ और का, यहाँ नहीं आई हो? वो आंखों की पुतलियाँ नचाती हुई बोली। काहे? केतकू ने जिज्ञासा के वशीभूत होकर पूछा। काम खोजते हैं हम, कोनवा भी घर में झाड़ू पोछा और घर के सारे काम करने को तैयार घूम रहे हैं, ताकि कोनो तो ये अभागा को नौकरी दे दे। माँ बाप तो गुजर गए थे बचपन में, कोनो ठौर ठिकाना नहीं है हमार। सिर पर हाथ रखकर वो भर्राए स्वर में बोली। पगली, आज से समझ, नौकरी मिल गई तुझे। मेरे घर में मेरी लुगाई है,
कोनो भी नौकर चाकर नहीं रखे हैं। तू चाहे तो रह सकती है और बदले में घर के काम करने में मेरी लुगाई की मदद कर दियो बस। केतकू ने कहा, सच्ची बहुते भले मानुस जान पड़त हो, भगवान लंबी उम्र दे। होठों पर हल्की मुस्कुराहट लाते हुए वो बोली, उस तरफ नुक्कड़ में हमार घर, अब चल। अपना नाम तो बता बावरी, केतकू ने उसकी ओर देखते हुए कहा। वो महिला भी उसके पीछे पीछे चली आ रही है। मौत की नाम है हमार, वो कुटिलता से बोली। वाह, अच्छा नाम है, केतुक ने कहा। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंच गए। अंगने में झाड़ू लगा रही कमला ने जैसे ही मौतकी को देखा, उसके होश उड़ गए। केतकू के पीछे वो खड़ी कुटिलता से हिलती डुलती हुई न जाने कौन सा मंत्र बड़बड़ा रही है। कमला ने उसे सिर से लेकर पैर तक देखा तो पैर पर जाकर उसकी नज़र अटक गई। उल्टे पैर। कमला के हाथ से झाड़ू गिर गया और वो माथे पर हाथ रखकर चीखी, फिर बेहोश हो गई। वो कौन थी? केतकू को देखते हुए कमला ने कहा। 20 मिनट बाद उसे होश आया था। सिरहाने केतकू बैठा हुआ था, चिंतित सा कमला के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। नहीं, थी नहीं, है, नौकरानी है वो आज से तेरी। हाजिरी बजाएगी, 2 टाइम का खाना पानी और रहने का ठौर ठिकाना बता देना। बेचारी बेसहारा जीव है, ऊपर से बरसात के दिन में आन पड़े हैं, कहाँ मरती फिरेगी, केतुक ने बड़े प्यार से कहा। कमला कुछ बोलती इससे पहले ही उन दोनों के कानों में मिश्री सी मिठास से पूर्ण आवाज़ आई। दरवाजे पर मौतकी खड़ी हुई है, हाथ में ट्रे पर चाय का 2 कप लेकर। हम अंदर आए? घूंघट को हल्के से ऊपर की ओर खिसकाती हुई वो बोली। इस बार कमला ने गौर से देखा तो उसके पैर सीधे नजर आए। उसने सोचा कि उसे ज़रूर वहम हुआ होगा। अंदर आ जाओ और खिदमत में जुट जाओ अपनी मालकिन की। बेचारी सारा दिन काम करती है। हमारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए थोड़ा बखत मिल जाता है आराम करने को, वरना सारा दिन हड़कम मचा रहता, केतुक ने कहा। मौत की अंदर आई। कमला को केतुक ने सहारा देकर तकिए से सटाकर पलंग में ठीक से बैठाने में सहायता करी। दोनों को मौतकी ने चाय के कप दिए। चाय तो बड़ी सरस बनाई है तेने, कितना पैसा मेहनताना लेगी? कमला ने कप उसकी ओर बढ़ाया। मौतकी ने दोनों कप ले लिए। का मेहनताना मालकिन, बस रहने को ठौर दे दीजिए, वही बड़ी रहम होगी, वो जाते हुए बोली। 4 दिन मौतकी ने खूब सेवा करी, घर का सारा काम ठीक से किया, लेकिन वो रात के 12 बजे अक्सर चुपके से घर के बाहर निकल जाया करती थी। आज कमला को नींद नहीं आ रही है। वो टहलने के लिए अंगने में आई। 12 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गए। कमला ने देखा कि झट से वो बाहर जाने वाले गेट को बंद कर रही थी। कमला को अजीब लगा। उसने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। वो कांप उठी। चुड़ैल अंधेरे में समा गई। कमला अपने कमरे में आई। अपने पति को जगाना चाहा, लेकिन वो तो गहरी नींद में सो रहा था। आईने के पास जाकर वो देखती है कि उसकी गर्दन हल्के नीले रंग की हो गई है और कई जगह सुई के नोक के बराबर लाल निशान दिख रहे हैं। वो झटके से केतुक के सिरहाने जाकर बैठ गई। ठीक वैसे ही निशान केतुक के गर्दन में भी हैं। कमला की नींद उड़ गई। अभी भी वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किए पलंग के एक तरफ बैठी हुई काँप रही है। उसे समझ में आ गया कि वो कोई सामान्य महिला नहीं है, बल्कि खून चूसने वाली चुड़ैल है, उल्टे पैर वाली चुड़ैल है, जो बस यहाँ इन दोनों का खून पीने आई है। जब वो पहले दिन घर में आई थी तभी उसे नज़र आ गया था कि उसके पैर उल्टे हैं, लेकिन उसने हल्के में ले लिया था। अगली सुबह, दरवाज़ा खोलिए मालकिन, गर्मा गर्म अदरक वाली कड़क चाय लाई हूँ, तेज़ आवाज़ में मौतकी ने कहा। कमला और केतुक दोनों की नींद खुली। केतुक झट से दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा खोलते ही उसे मौतकी के अशुभ दर्शन हुए। कमला ने डर से करवट बदल ली और ऐसे नाटक किया मानो वो कुंभकर्णी निद्रा में मग्न है। केतकू अपने काम पर चला गया। फिर घर में कयामत ने दाखिला लिया। कमला को घुटन महसूस हुई। वो केतुक को आज काम पर नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन केतुक तो उसे नज़र ही नहीं आया। हॉल से होते हुए वो अंगने की ओर बढ़ने लगी, तभी झटके से दरवाज़ा बंद हो गया। लाइट बंद हो गई। खूब अंधेरा छा गया। पलटकर उसने देखा कि मौत की चुड़ैल बनकर खड़ी हुई है, सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई। भयानक अट्टहास करते हुए वो कमला को देखने लगी। तो जान ही गई है ना कि मैं चुड़ैल हूँ, तो अच्छा ही हुआ। 4 मांसाहारी लोगों की बलि दे चुकी हूँ और अब
तेरे पति की बारी आई है। कर्कश आवाज में वो अट्टहास करते हुए चीखी। तू क्यों ये प्रपंच रच रही है? बड़ी मुश्किल से कमला के कांपते हुए होठों ने उसका साथ दिया और वो बोल पाई। तू ठहरी पतिव्रता नारी, तेरे पति को मारकर मैं शक्तिशाली हो जाऊंगी, लेकिन उस तक पहुंचने में तू खलल डाल सकती है। तू मेरे रास्ते का कांटा है जिसे अब मैं। वो चुड़ैल उल्टे पैरों को ऊपर की ओर उठाने लगी। उसके हाथ लंबे हो गए। कमला के गले को दबोचने के लिए दोनों हाथों को उसने लंबा करना शुरू कर दिया। कमला झटके से वहां से हटी और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, लेकिन उसके पैरों को चुड़ैल के लंबे हाथों ने मजबूती से पकड़ लिया था। जोर से चुड़ैल ने उसके पैर पकड़े और अपनी शक्ति के बल से दूसरी ओर हॉल के सोफे पर उसे दे पटका। फिर चुड़ैल ने उसके बाल इतनी निर्दयता से पकड़े कि वो चीख उठी। बाल उखड़ गए। आज शनिवार का दिन है। केतुक इस दिन जल्दी ही घर आ जाता है। हर बार की तरह ही आज भी केतुक घर पहुंचा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। हॉल के अंदर की ओर छत पर लगे हुए बड़े से सफ़ेद रंग के पंखे पर दुपट्टा बांधकर कमला ने फांसी लगाई हुई है। उसकी लाश झूल रही है। दूसरी ओर सोफे पर खून से लथपथ मौत की बेहोश पड़ी हुई है। घूंघट कंधे पर है, जिसके चलते उसका नकली लेकिन बेहद खूबसूरत चेहरा केतुक को साफ नजर आ रहा है। कमला के मरने पर उसे ज़रा सा भी दुख महसूस नहीं हो रहा है। वो मौतकी के पास गया, पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर बाद होश आया। वो मालकिन ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, फिर खुद फांसी पर लटक गई। उन्हें लग रहा था कि मैं आपको उससे छीनने के लिए यहाँ नौकर बनकर आई हूँ। मुझ पर नाजायज संबंध बनाने का झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी। कहते हुए वो केतुक को अपने बाहों के घेरे में करने लगी। उसके चेहरे को देखते हुए केतुक पिघलने लगा। झटके से मौतकी ने उसे अपने से दूर किया। फिर वो भाग गई सीढ़ियों की ओर। फिर एक कमरे में चली गई। दरवाज़ा खुला हुआ है, ये देखकर केतुक भी उस ओर बढ़ गया। इधर अचानक से कमला की लाश गायब हो गई और हॉल सुव्यवस्थित ढंग से नजर आने लगा, मानो कुछ हुआ ही न हो। दरवाजे पर पहुंचकर उसने नज़रें दौड़ाई तो देखा कि पलंग पर वो औधे मुँह लेटी हुई है। केतकू की आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन केतकू को इसका आभास तक नहीं हुआ। अचानक से लाइट चली गई। दिन में भी रात वाला माहौल बन गया। अचानक से मौत की पलंग पर से उछली और फर्श पर खड़ी हुई। इस बार वो सर से लेकर पैर तक चुड़ैल वाले रूप में नजर आ रही है। उल्टे पैर और बेहद डरावने। चमगादड़ों और कंकालों का एक झुंड अचानक से प्रकट हुआ। देखते ही देखते असंख्य कंकालों और चमगादड़ों ने केतुक को घेर लिया। चुड़ैल ने हाथ ऊपर की ओर उठाए, फिर आंख बंद करके कोई मंत्र बड़बड़ाई। केतुक और वो चुड़ैल अदृश्य हो गए। कंकाल और सारे चमगादड़ भी एक एक करके उस कमरे के रोशनदान से निकलकर बाहर चले गए। रात के 12 बजे वही शमशान। वो तांत्रिक अधखुली आंखों को चारों ओर दौड़ाते हुए मंत्र उच्चारण कर रहा है। सामने ज़मीन पर एक छोटा सा गड्ढा खोदा गया है और लकड़ियाँ रखी हुई है। पास रखी थाल में मुट्ठी भर भस्म लेकर तांत्रिक ने उन लकड़ियों के ऊपर छिड़क दिया। आग जल उठी। धुआं उठते हुए चारों ओर फैलने लगा। रेवड़ी, तू अब अपने शिकार को मुक्त कर दे और यहाँ लाकर खड़ा कर। आज से तेरी काली शक्तियाँ मेरी जितनी हो जाएगी। अपने शिकार को ला, वो तेज़ आवाज़ में बोला। चुड़ैल प्रकट हुई। कमला का लाश और केतुक का बेहोश शरीर हवा में उड़ता हुआ वहाँ पर आया। ये महिला अभी भी अधमरी अवस्था में है। इसका सारा खून तेरा हुआ और इस केतुक की बलि अब मुझे चढ़ानी है। अपनी पत्नी से ज़्यादा दूसरी औरत को देखता है ये नीच, और मांसाहार भी करता है। ये तो मेरे ही लायक है, चुड़ैल ने कहा और जोर का ठहाका लगाई। तांत्रिक ने कमला के शरीर को अपनी शक्ति से निचोड़ डाला। एक बड़े से प्याले में उसका सारा खून एकत्रित हो गया। कमला के शरीर को जल रही आग के हवाले करते हुए तांत्रिक ने कुछ मंत्रोच्चारण किए। इधर केतु को होश आया ही था कि चुड़ैल ने अपने लंबे और धारदार नाखूनों वाले दोनों हाथों से उसके सीने पर जोर से वार कर दिया। उसकी चीख निकल गई। खून की पिचकारी छूटी जो सीधे चुड़ैल के मुंह के अंदर पानी की तरह चली गई। देखते ही देखते केतुक के प्राण पखेरु उड़ गए। तांत्रिक और चुड़ैल ने शमशान में खून की होली खेली। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड शाउट आउट टू हनी गुरदासपुर फ्रॉम पंजाब। साथ ही आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया मेरी वीडियोस को देखने के लिए
और मुझे इतना सराहने के लिए। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ सच्ची और बेहद डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।